नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा की दुनिया ना वो तेजी से बदल रही है। खासकर ये टेक्नोलॉजी जो आ गई है, अब वो पेन और पेपर वाली क्लासरूम से हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इंटरनेट है, डिजिटल टूल्स हैं, ये सब मतलब सीखने के तरीके का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। और हाँ, कोविड महामारी ने तो जैसे इस बदलाव को और रफ्तार दे दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ वो पुराने पारंपरिक क्लासरूम वाले तरीके अब भी काफ़ी हैं, या हमें सीखने सिखाने के नए तरीकों को, नए मॉडल्स को अपनाने की ज़रूरत है। आज हम ऐसे ही एक बहुत दिलचस्प मॉडल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नाम है मिश्रित शिक्षण, अंग्रेजी में कहें तो ब्लेंडेड लर्निंग। हमारे पास इस विषय को समझने के लिए कुछ अच्छे स्रोत भी हैं, कुछ एकेडमिक रिसर्च पेपर्स हैं, जैसे 2012 का एक काफ़ी डिटेल्ड अध्ययन है। कुछ ऑनलाइन एक्सपर्ट्स के विश्लेषण भी हमने देखे, जैसे स्टडी पॉइंट चैनल से, और असल दुनिया के उदाहरण भी हैं, जैसे ओक रिज स्कूल के ब्लॉग से कुछ पॉइंट्स। तो हमारा मकसद है इस विषय की परतें खोलना। ये मिश्रित शिक्षण असल में है क्या चीज़? ये इतना ज़रूरी क्यों होता जा रहा है? इसे लागू कैसे करते हैं? क्या अलग-अलग तरीके हैं इसके? और सबसे ज़रूरी, इसके फ़ायदे क्या हैं? और हाँ, इसे अपनाने में क्या मुश्किलें आ सकती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, ये मिश्रित शिक्षण या ब्लेंडेड लर्निंग आखिर है क्या? एकदम आसान शब्दों में कैसे समझाएंगे इसे? बिल्कुल। देखिए, अगर सबसे आसान भाषा में कहें तो मिश्रित शिक्षण हम्म। दो दुनियाओं का मेल है। एक तरफ तो है हमारा वो पारंपरिक क्लासरूम वाला तरीका, जी। जहां टीचर और स्टूडेंट आमने सामने हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ है ऑनलाइन या डिजिटल तरीका, जी। जहां सीखने सिखाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो मिश्रित शिक्षण इन दोनों को एक साथ लाता है, उनका एक सोचा समझा मिश्रण तैयार करता है। हाँ, इसे कई बार हाइब्रिड लर्निंग भी कह देते हैं। अच्छा, तो जैसे हम स्कूल कॉलेज में क्लास में जाते थे, वो हुआ आमने सामने वाला। और जैसे आजकल हम कितना कुछ यूट्यूब वीडियोस से या ऑनलाइन कोर्सेज से सीखते हैं, वो डिजिटल। तो ये इन दोनों को मिलाता है। क्या इसका मतलब ये है कि जैसे कोरोना के टाइम पे वो गूगल मीट या जूम पर क्लास होती थी, वो मिश्रित शिक्षण था? हाँ, वो उसका एक हिस्सा हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन मिश्रित शिक्षण उससे कहीं ज़्यादा व्यापक है। अगर हम अकादमिक परिभाषाओं को देखें, जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, या फिर जैसे शोधकर्ता कैनियर ने 2012 में बताया था, तो ये एक ऐसी सोची समझी शैक्षिक पद्धति है जो डिजिटल साधनों को पारंपरिक आमने सामने वाली क्लास के साथ इस तरह से जोड़ती है कि सीखने का जो अनुभव है वो बेहतर हो सके। कुछ लोग इसे फ्लिप्ड क्लासरूम जैसे मॉडल से भी जोड़ते हैं, जैसा ओकरिज के लेख में भी इशारा है। वो भी असल में मिश्रित शिक्षण का ही एक खास तरीका है। तो मतलब सिर्फ क्लास में लैपटॉप ले आना या प्रोजेक्टर यूज कर लेना, वो मिश्रित शिक्षण नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैनर इसी बात पर जोर देते हैं कि मिश्रित शिक्षण का जो मुख्य तत्व है वो ये है कि इसमें आमने सामने, मतलब फेस टू फेस या F2F शिक्षण, उसके साथ इंटरनेट आधारित शिक्षण को इस तरह मिलाया जाता है कि जो आमने सामने मिलने का पारंपरिक समय है वो कुछ कम हो जाता है, और उस बचे हुए आमने सामने के समय का शायद ज्यादा बेहतर इस्तेमाल होता है। बात सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने की नहीं है, बल्कि सीखने के तरीके को बदलने की है। कैनर अपने अध्ययन में एलन और सीमन का भी जिक्र करते हैं। उन्होंने इसे ऑनलाइन सामग्री के अनुपात, मतलब कितना % ऑनलाइन है, उसके आधार पर भी देखा था। उनका एक पैमाना ये कहता है कि अगर किसी कोर्स का लगभग 30% से 79% हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से दिया जा रहा है, तो उसे आमतौर पर मिश्रित शिक्षण माना जाता है। अच्छा। इससे कम ऑनलाइन हो तो वो वेब फैसिलिटेटेड है, और इससे ज्यादा हो तो पूरी तरह ऑनलाइन। समझ गए। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का छिड़काव नहीं है, एक सोचा समझा ढांचा है ये। लेकिन सवाल यह है कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है? कोई भी जो सीखने या सिखाने से जुड़ा है, उसे इसमें इंटरेस्ट क्यों लेना चाहिए? इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब भी काफी दिलचस्प है। इसका जो मूल कारण है, जैसा कई स्रोत बताते हैं, वो ये है कि ये मॉडल दोनों दुनियाओं, पारंपरिक और डिजिटल, के जो सबसे अच्छे गुण हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश करता है। सोचिए, पारंपरिक कक्षा हमें क्या देती है? अनुशासन, टीचर से तुरंत सवाल पूछने का मौका। वो बातचीत, वो इंसानी जुड़ाव। बिल्कुल, सहपाठियों के साथ मानवीय संपर्क, एक तय ढांचा, जैसा स्टडी पॉइंट वाले स्रोत में भी कहा गया है। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षण हमें क्या देता है? सबसे बड़ा फायदा है लचीलापन।
फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, कभी भी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। एग्जैक्टली। फिर है अपनी गति से सीखने की सुविधा, पर्सनलाइजेशन। आप किसी टॉपिक पर ज्यादा समय लगा सकते हैं, किसी को जल्दी खत्म कर सकते हैं और ज्ञान तक पहुंच पड़ जाती है। एक्सेस कहीं से भी। मिश्रित शिक्षण का लक्ष्य है कि इन दोनों के फायदों को मिलाया जाए और जहां तक हो सके दोनों के जो नुकसान हैं उनको कम किया जाए। ओकरिज स्कूल के ब्लॉग में एक बहुत अच्छी लाइन है जो इस जरूरत को बड़े अच्छे से बताती है। जैसे एक हाथ की सभी उंगलियां समान नहीं होती, वैसे ही सभी छात्र समान नहीं होते। बात तो सही है। हर छात्र की सीखने की जरूरत अलग है, रफ्तार अलग है, तरीका अलग है। मिश्रित शिक्षण इस विविधता को, इस डाइवर्सिटी को संभालने में मदद करता है, छात्रों को उनकी जरूरत के हिसाब से सीखने का मौका देकर, जिससे वो सिर्फ रटे नहीं बल्कि वाकई में समझें। ये बात तो सोचने वाली है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात पता चलती है। कैनर के शोध पत्र में अमेरिका के शिक्षा विभाग का एक बड़ा अध्ययन था 2009 का, मीन्स इट ऑल का। उस विश्लेषण से ये संकेत मिला कि औसतन मिश्रित शिक्षण शायद सिर्फ आमने सामने या सिर्फ पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षण की तुलना में सीखने के परिणामों के लिहाज से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ये तो वाकई में दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ पाने जैसा लगता है अगर इसे ठीक से लागू किया जाए। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये जो मिश्रण है, ये असल में दिखता कैसा है? जब हम कहते हैं कि पारंपरिक और डिजिटल को मिला रहे हैं, तो इसमें क्या-क्या चीजें शामिल हो सकती हैं प्रैक्टिकली? हाँ, ये मिश्रण कई शक्लों में सामने आ सकता है। जैसा स्टडी पॉइंट के विश्लेषण में भी जिक्र था, इसमें ये चीजें शामिल हो सकती हैं। एक तो नियमित रूप से होने वाले आमने-सामने क्लासरूम सेशंस, फेस टू फेस सेशंस, लेकिन हो सकता है उनकी संख्या पारंपरिक मॉडल से कुछ कम हो। फिर है ऑनलाइन सामग्री। इसमें वीडियो लेक्चर हो सकते हैं, ऑडियो क्लिप्स, पढ़ने के लिए लेख या ई बुक्स। ओके। फिर छात्रों का उस ऑनलाइन सामग्री के साथ इंटरैक्शन, जैसे ऑनलाइन क्विज करना, सिमुलेशन चलाना, सहपाठियों के साथ ऑनलाइन चर्चा मंच, डिस्कशन फोरम्स या मिलके कोई प्रोजेक्ट करना ऑनलाइन। ओके, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। हाँ, फिर ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करना और उन पर फीडबैक पाना। कभी-कभी वेबिनार भी हो सकते हैं, वेब आधारित सेमिनार, और यहाँ तक कि वर्चुअल क्लासरूम का अनुभव भी, जहाँ छात्र शायद घर पर हैं लेकिन एक लाइव ऑनलाइन सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये सब मिलकर एक ज्यादा रिच, ज्यादा बहुआयामी सीखने का माहौल बना सकते हैं। ये तो काफी सारे तरीके हो गए मिलाने के। क्या इसके कोई तयशुदा प्रकार या स्तर भी हैं? हाँ। ऐसा लगता है कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये समझना जरूरी है कि मिश्रित शिक्षण को अलग-अलग लेवल पर, अलग-अलग स्केल पर लागू किया जा सकता है। कैनर ने अपने शोध में ग्राहम का एक वर्गीकरण बताया है जो इसके 4 स्तर बताता है। पहला है गतिविधि स्तर, एक्टिविटी लेवल। ये सबसे छोटा पैमाना है। इसमें क्लास की किसी एक एक्टिविटी या लेसन में ही आमने सामने और ऑनलाइन दोनों तत्व होते हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए क्लास में किसी टॉपिक पर चर्चा हुई, फिर टीचर ने कहा कि अब आप लोग घर जाकर इस पर ऑनलाइन रिसर्च करो और एक छोटा सा ब्लॉग पोस्ट लिखो। एक गतिविधि स्तर का मिश्रण हो गया। अच्छा, ठीक है। दूसरा और शायद सबसे आम है कोर्स स्तर, कोर्स लेवल। यहाँ एक पूरे कोर्स या सब्जेक्ट को ही मिश्रित तरीके से डिजाइन किया जाता है। इसमें कुछ क्लासरूम सेशन होते हैं और बाकी का काम ऑनलाइन एक्टिविटीज, असाइनमेंट, डिस्कशन वगैरह के जरिए होता है। वो जो हमने 30-70% ऑनलाइन वाली बात की थी, वो ज्यादातर इसी स्तर पर लागू होती है। हाँ। तीसरा है प्रोग्राम स्तर, प्रोग्राम लेवल। इसमें एक पूरे डिग्री प्रोग्राम या सर्टिफिकेट कोर्स को मिश्रित बनाया जाता है। कैना तुर्की के एक DELT प्रोग्राम का उदाहरण देते हैं, डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड ट्रेनिंग। इस प्रोग्राम में छात्र पहले 2 साल आमने सामने क्लास में पढ़ते हैं और फिर बाद के 2 साल ऑनलाइन सपोर्टेड डिस्टेंस लर्निंग से अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हैं। ओके, ये तो काफी लंबा हो गया। हाँ, और चौथा स्तर है संस्थागत स्तर, इंस्टीट्यूशनल लेवल। यहाँ कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ही संगठनात्मक रूप से, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ही मिश्रित मॉडल को अपनाता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ फीनिक्स का उदाहरण दिया जाता है, जहाँ कई प्रोग्राम्स में सेमेस्टर की शुरुआत और अंत में आमने सामने की क्लास होती हैं और बीच का ज्यादातर हिस्सा ऑनलाइन चलता है। तो ये अलग अलग लेवल हो गए। और हाँ, जैसा आपने इशारा किया, इसके अलावा कई खास मॉडल भी बन गए हैं जिनका जिक्र सिंपली इन्फो जैसे स्रोतों में मिलता है। इनमें कुछ मुख्य नाम हैं। स्टेशन रोटेशन मॉडल। स्टेशन रोटेशन, ये क्या है? इसमें छात्र क्लास के अंदर ही अलग अलग स्टेशनों पर रोटेट करते हैं। जैसे एक स्टेशन हो सकता है ऑनलाइन लर्निंग का,
दूसरा टीचर के साथ छोटे ग्रुप में काम करने का, तीसरा खुद से कुछ पढ़ने या लिखने का। अच्छा, क्लास के अंदर ही अलग-अलग जोन। हाँ, एक और बहुत पॉपुलर मॉडल है फ्लिप्ड क्लासरूम। हाँ, ये मैंने सुना है। इसमें पारंपरिक मॉडल को पलट दिया जाता है। छात्र अक्सर घर पर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर वगैरह से कॉन्सेप्ट सीखते हैं और क्लास का जो समय होता है वो फिर डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोजेक्ट्स पर काम करने में लगता है टीचर की मदद से। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्लास का टाइम एक्टिविटी के लिए। बिल्कुल। फिर फ्लेक्स मॉडल है, जहां ज्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन होती है, लेकिन छात्र जरूरत पड़ने पर मदद के लिए स्कूल या सेंटर आ सकते हैं। एक एनरिच्ड वर्चुअल मॉडल भी है, जहां छात्र ज्यादातर ऑनलाइन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ आमने सामने सेशन भी जरूरी होते हैं। तो ये सब दिखाता है कि मिश्रण कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है। इसे जरूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है। ये फ्लिप्ड क्लासरूम वाला तो वाकई काफी रोचक लग रहा है। क्लास के समय का इस्तेमाल रटने या सुनने की बजाय प्रैक्टिस और डिस्कशन में करना। खैर, ये तो समझ आ गया कि ये मिश्रण कई रूप ले सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका शायद सबको इंतजार रहता है। इसके ठोस फायदे क्या हैं? बेनिफिट्स। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में छात्रों को, शिक्षकों को और संस्थानों को इससे क्या लाभ मिलता है? बिल्कुल, फायदों की बात करना बहुत जरूरी है और हमारे स्रोतों में इस पर काफी कुछ कहा गया है। इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले छात्रों के लिए सबसे बड़ा और बार बार जो फायदा सामने आता है वो है लचीलापन और सुविधा, फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस। छात्र कब, कहाँ और कैसे पढ़ना चाहते हैं, इसमें उन्हें ज्यादा कंट्रोल मिलता है। हाँ, ये तो है। वे अपनी गति से सीख सकते हैं। जो टॉपिक मुश्किल लगे उस पर ज्यादा समय दे सकते हैं, जो आसान लगे उसे जल्दी पूरा कर सकते हैं। ये ओकरिज और खैना दोनों बताते हैं। इससे अक्सर बेहतर समझ और विषय में रुचि बढ़ती है। इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। जब सीखने का अनुभव छात्र की जरूरत के हिसाब से ढलता है, पर्सनलाइज्ड होता है, तो वे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। ओकरिज का स्रोत कहता है कि इससे कॉन्सेप्ट्स बेहतर समझ आते हैं और छात्रों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एक और जरूरी बात यह है कि ऑनलाइन के फायदे उठाते हुए भी सामाजिक संपर्क बना रहता है, सोशल इंटरैक्शन। छात्र पूरी तरह अकेले नहीं पड़ जाते हैं। उन्हें टीचर और साथियों से आमने सामने मिलने का मौका भी मिलता है, जो सीखने और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए जरूरी है। ये स्टडी पॉइंट और कैनर दोनों में मेंशन्ड है। हाँ, वो बैलेंस बना रहता है। बिल्कुल। फिर ये छात्रों में आत्मनिर्भरता और स्वप्रबंधन जैसे गुण विकसित करने में मदद करता है। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ मैनेजमेंट। उन्हें अपने सीखने की ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जिससे टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन जैसे स्किल्स डेवलप होते हैं, जो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, आगे लाइफ में भी काम आते हैं। स्टडी पॉइंट और ओकरिज दोनों ये कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। हाँ, ओकरिज का स्रोत ये भी कहता है कि यह छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करता है। फ्यूचर रेडी स्किल्स। वे टेक्नोलॉजी यूज करना सीखते हैं, ऑनलाइन रिसर्च करना सीखते हैं, डिजिटल माध्यमों पर कम्युनिकेट करना सीखते हैं। ये सब आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। कई स्रोतों के अनुसार संचार भी बेहतर होता है। कम्युनिकेशन, छात्रों को टीचर और साथियों के साथ बात करने के ज्यादा और अलग अलग तरह के मौके मिलते हैं क्लास में, ऑनलाइन फोरम पर, ईमेल से वगैरह। हाँ, मल्टीपल चैनल्स मिल जाते हैं। हाँ, ओकरिज, स्टडी पॉइंट, सिंपली इन्फो सब इस तरफ इशारा करते हैं। और जैसा हमने पहले भी बात की थी मीन्स एट ऑल के अध्ययन के हवाले से, अगर इसे सही तरीके से डिजाइन और लागू किया जाए तो संभावित रूप से बेहतर सीखने के परिणाम भी मिल सकते हैं। पोटेंशियली इंप्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स। ये तो छात्रों के लिए काफी फायदे हो गए। शिक्षकों के लिए क्या है इसमें? हाँ, शिक्षकों के लिए भी इसके फायदे हैं। उनकी भूमिका बदलती है और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है। वे सिर्फ जानकारी देने वाले सेज ऑन द स्टेज नहीं रहते, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में छात्रों के गाइड, कोच, मेंटर बन जाते हैं, गाइड ऑन द साइड। ओकरिज ने यह कहा है। मतलब रोल ज्यादा फैसिलिटेटर वाला हो जाता है। बिल्कुल। उन्हें छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और उन पर ध्यान देने का ज्यादा मौका मिलता है। ऑनलाइन टूल्स की मदद से वे हर छात्र की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड फीडबैक दे सकते हैं। केनेट बताते हैं कि इससे टीचर और स्टूडेंट के बीच बातचीत के बेहतर मौके पैदा हो सकते हैं। स्टडी पॉइंट का विश्लेषण भी कहता है कि टीचर इसमें मोटिवेटर, ऑर्गेनाइजर, कंटेंट डेवलपर जैसी कई जरूरी भूमिकाएं निभाते हैं। अच्छा, और संस्थानों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या फायदे हैं? हाँ, संस्थानों के नजरिए से देखें तो एक तो संभावित रूप से लागत में कमी आ सकती है, पोटेंशियल कॉस्ट रिडक्शन। अगर छात्र क्लासरूम में कम समय बिता रहे हैं तो बिल्डिंग्स, बिजली, दूसरे फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत कम हो सकती है। ये केनर और सिंप्लिइन्फो दोनों बताते हैं। हालांकि ये भी सच है कि टेक्नोलॉजी में शुरुआत में खर्चा करना पड़ता है। हाँ, वो शुरुआती इन्वेस्टमेंट तो होगा। बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा है कि संस्थान अधिक छात्रों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं, इंक्रीज्ड रीच एंड एक्सेस, खासकर उन छात्रों तक जो शायद
दूरी या किसी और वजह से रेगुलर क्लास में नहीं आ सकते। वाह, ये तो वाकई छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों तीनों के लिए ही कई तरह के फायदे गिना दिए आपने। लचीलेपन से लेकर बेहतर समझ और भविष्य के कौशलों तक, और शिक्षकों की भूमिका में बदलाव से लेकर संस्थानों की पहुंच बढ़ने तक। ये मॉडल सचमुच काफी आकर्षक लगता है। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां इतने फायदे हैं, वहां यकीनन कुछ चुनौतियां या सीमाएं भी होंगी। क्या मिश्रित शिक्षण को अपनाना उतना ही आसान है जितना सुनने में लग रहा है? इसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्या बाधाएं हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। मिश्रित शिक्षण को असरदार तरीके से लागू करना चुनौतियों से भरा हो सकता है, और हमारे स्रोतों में इन पर काफी जोर दिया गया है। इन्हें भी हम कुछ मुख्य कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी है टेक्नोलॉजी और पहुंच से जुड़ी चुनौतियां, टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस। सबसे पहली बात तो है डिजिटल साक्षरता या आईटी लिटरेसी की जरूरत। न सिर्फ छात्रों को बल्कि शिक्षकों को भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में कंफर्टेबल होना चाहिए। उन्हें अलग अलग डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर चलाने आने चाहिए। ये स्टडी पॉइंट कहता है। सिंपली इन्फो भी इस बुनियादी टेक्नोलॉजी ज्ञान की जरूरत को रेखांकित करता है। इसके बिना तो ये चल ही नहीं सकता। हाँ, ये तो बेसिक जरूरत है। दूसरी बड़ी चुनौती है तकनीकी सेटअप और रखरखाव की लागत, कॉस्ट ऑफ सेटअप एंड मेंटेनेंस। संस्थानों को कंप्यूटर, टैबलेट, इंटरनेट कनेक्शन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस जैसे सॉफ्टवेयर, ये सब खरीदने और उन्हें लगातार अपडेट और मेंटेन करने के लिए बजट चाहिए। सिंपली इन्फो ने ये बताया है। हाँ, खर्चा तो है इसमें। बिल्कुल। और भारत जैसे विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे की समस्याएं बहुत गंभीर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज। आज भी बहुत से छात्रों के पास अपना पर्सनल डिवाइस नहीं है, स्मार्टफोन या लैपटॉप, या फिर उनके पास भरोसेमंद और तेज इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, खासकर गांवों में और दूर दराज के इलाकों में। ये स्टडी पॉइंट ने हाईलाइट किया है। हाँ, ये डिजिटल डिवाइड वाली बात। एग्जैक्टली। ये डिजिटल डिवाइड की खाई को और चौड़ा कर सकता है। इसी से जुड़ी है नेटवर्क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। अगर इंटरनेट बार बार कटता है या स्लो चलता है तो ऑनलाइन सीखने का मजा ही खराब हो जाता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। स्टडी पॉइंट ने यह भी कहा है। बिल्कुल। और आखिर में तकनीकी निर्भरता बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। अगर सर्वर डाउन हो गया, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा या बिजली चली गई तो पूरी पढ़ाई ठप हो सकती है। सिंपली इन्फो इस पर भी ध्यान दिलाया। ये तो टेक्नोलॉजी वाली दिक्कतें हुई। और क्या है? अंत में काम का बोझ काफी बढ़ सकता है, वर्कलोड। उन्हें न सिर्फ अपनी पारंपरिक क्लास की तैयारी करनी है, बल्कि असरदार ऑनलाइन कंटेंट बनाना, उसे अपलोड करना, ऑनलाइन डिस्कशन को मॉडरेट करना, डिजिटल असाइनमेंट जांचना। इसमें काफी समय और मेहनत लगती है। कैनर ने यह बताया है। हाँ, ये डबल काम जैसा हो गया कुछ हद तक। फिर छात्रों के बीच ये गलत धारणा हो सकती है कि अगर आमने सामने क्लास कम हो रही है तो शायद काम भी कम करना पड़ेगा, मिसकंसेप्शन। जबकि मिश्रित शिक्षण में अक्सर छात्रों से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और एक्टिव पार्टिसिपेशन की उम्मीद होती है। कैनर ने यह भी पॉइंट आउट किया है, कभी कभी ये समय लेने वाली प्रक्रिया बन सकती है, टाइम कंज्यूमिंग। स्टडी पॉइंट के अनुसार जैसे ऑनलाइन क्लास शुरू होने में तकनीकी दिक्कतों की वजह से देर होना, या सबको एक साथ प्लेटफॉर्म पर लाने में टाइम लगना, ये आम बातें हो सकती हैं। हाँ, वो शुरुआती हिचकी। बिल्कुल। और ये शिक्षार्थियों से आत्म-अनुशासन और स्व-प्रेरणा की बहुत ज्यादा उम्मीद रखता है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। अगर छात्र खुद से पढ़ने के लिए मोटिवेटेड नहीं हैं या अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो वे इस मॉडल में पीछे रह सकते हैं। कैनेर ने इस पर भी जोर दिया है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। और कोई बड़ी चुनौती? हाँ, एक और है जो शैक्षणिक डिजाइन से जुड़ी है, पेडागॉजिकल डिजाइन। सबसे जरूरी बात, जैसा कैनेर जोर देकर कहते हैं, मिश्रित शिक्षण सिर्फ टेक्नोलॉजी और आमने सामने के सेशन को यूं ही मिला देना नहीं है। इसे प्रभावी होने के लिए बहुत सावधानीपूर्वक योजना, डिजाइन और एकीकरण की जरूरत होती है। केयरफुल प्लानिंग, डिजाइन एंड इंटीग्रेशन। ये सोचना पड़ता है कि कौन सी चीजें ऑनलाइन बेहतर सिखाई जा सकती हैं और किनके लिए आमने सामने का इंटरैक्शन जरूरी है। ये कोई फटाफट वाला समाधान नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक परियोजना की तरह है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, जिस पर लगातार ध्यान देने और सुधार करते रहने की जरूरत होती है। ये चुनौतियां तो वाकई गंभीर हैं, खासकर टेक्नोलॉजी तक पहुंच और डिजिटल लिटरेसी वाली बात। ऐसा लगता है कि मिश्रित शिक्षण को सफल बनाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति ही काफी नहीं है, बल्कि बहुत सोच समझकर प्लानिंग और रिसोर्सेज का सही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो इन सब बातों को समेटते हुए
मिश्रित शिक्षण के बारे में हमारी समझ का सार क्या निकलता है? हमें इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? सार ये है कि मिश्रित शिक्षण जैसा हमने देखा वो सिर्फ क्लासरूम में टेक्नोलॉजी यूज करने से कहीं ज्यादा गहरा और एक व्यापक विचार है। ये असल में परंपरागत और ऑनलाइन शिक्षण के तरीकों की जो ताकतें हैं उनको एक साथ लाने का एक सोचा समझा रणनीतिक प्रयास है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा सीखने का माहौल बनाना जो ज्यादा लचीला हो, फ्लेक्सिबल, ज्यादा व्यक्तिगत हो, पर्सनलाइज्ड, ज्यादा आकर्षक हो एंगेजिंग और संभावित रूप से ज्यादा प्रभावी भी हो। इफेक्टिव। ये सिर्फ कोई नया फैशन या ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये शिक्षा के भविष्य की एक महत्वपूर्ण दिशा हो सकती है, खासकर ऐसे डिजिटल युग में जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर पहलू में रच बस गई है। बेशक इसे लागू करने में चुनौतियां हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, लेकिन इसकी जो क्षमता है, पोटेंशियल है, वो भी उतना ही ज्यादा है। बिल्कुल, ये पारंपरिक और आधुनिक का एक बहुत ही दिलचस्प और संभावनाओं से भरा संगम लगता है। लेकिन जैसा कि आपने चुनौती